ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की आवाज़ है। आज हम नाबीना बच्चों के वालिदैन की रहनुमाई से मुतल्लिक एक मुनफरिद सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के वालिदैन की आगाही के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम की जाएंगी। PFFB साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोग्राम से मिस अलिशबा एजाज हमें अपनी कीमती आरा से मुस्तफीद करेंगी, जबकि ऑडियो कंट्रोल्स पर हैं मोहम्मद वकास। अगर आप सौती कुतुब के हवाले से हमसे राब्ता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 034522054646 पर मोहम्मद मुनीब से राब्ता करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन बच्चों की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा होते हैं, मगर जब जिंदगी का सफर किसी चैलेंज से टकरा जाए तो ये सहारा मजीद हौसला, समझबूझ और रहनुमाई का तकाजा करता है। खास तौर पर बीनाई से महरूम या बसारत में कमी के शिकार बच्चों के लिए वालिदैन का किरदार महज एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मुसलसल तरबियती और जज्बाती सहारा है, जो इन्हें खुद एतमादी, खुद इन्हसारी और मौशरती शमूलियत की तरफ ले जाता है। जदीद तहकीक और बैनुल-अक़वामी अमली मिसालें यही बताती हैं कि वालिदैन की बरवक्त काउंसलिंग और तरबियत न सिर्फ बच्चे की तालीमी और समाजी कामयाबी में इजाफा करती है, बल्कि पूरे खानदान के रवैयों और सोच को मस्बत रुख देती है। इसी मकसद के तहत हमने मोहतरमा अलिशबा एजाज से एक खुसूसी गुफ्तगू की, जो वालिदैन की काउंसलिंग में अपनी महारत के जरिए बेशुमार खानदानों और बसारत से महरूम बच्चों की जिंदगी बदल रही हैं। आइए सुनते हैं इनसे कि वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई और हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं। अलिशबा एजाज ने फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी से बिहेवियरल साइंसेज में BS किया है। इसके अलावा ये PFFB के साथ एज विजुअली चैलेंज साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग एंड थेरेपी की सहूलियात ब्लाइंड बच्चों को फराहम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलिशबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन साइकोलॉजी की फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपके इस एक्सपीरियंस ने पेरेंटल काउंसलिंग के हवाले से आपके व्यूज को कैसे इम्पैक्ट किया? फहीम साहब, मेरा एज अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, एक होता है एज अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, एक होता है एज अ विजुअली चैलेंज्ड साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी एज अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के हवाले से। एज अ विजुअली चैलेंज्ड इंडिविजुअल, मेरा ये मानना था कि अगर नाबीना अफराद के वालिदैन की रहनुमाई सही तरह की जाए, उनको ये सही तरह से बताया जाए कि वो अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको इस मुल्क का एक ऐसा नगीना, एक ऐसा शहरी बनाते हैं जो कि पाकिस्तान में हमें नायाब मिलता है। इतना अफेक्टिव शहरी बना सकते हैं वो अपने नाबीना अफराद को, जितने अफेक्टिव शहरी साइटेड्स भी नहीं होते। ये चीज़ मेरे मानने में है। अब टिपिकली अगर मैं बात करूं एज अ विजुअली चैलेंज्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी की फील्ड जब मैंने चूज़ की तो मैंने यही सोच कर चूज़ की थी कि जो नाबीना अफराद जिनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके रवैयों में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके वालिदैन के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ रहनुमाई उनको सही तरह से नहीं मिली, मैं वो रहनुमाई दूंगी। अभी तक का जहाँ तक मेरा सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड वालिदैन से भी मेरी बात हुई, काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों से भी मेरी बात हुई, और मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि
ना सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को बल्कि उनके वालिदैन को भी रहनुमाई की ज़रूरत है। उनके वालिदैन को भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों की ना सिर्फ इखलाकी बल्कि जज्बाती तौर पर भी उनकी तरबियत की जा सके। थैंक यू। अलिशा, ये बताइएगा कि पेरेंटल काउंसलिंग या वालिदैन की रहनुमाई क्यों अहम है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, और स्पेशली आप जब इसका जवाब दें तो आप पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तान में विजुअली चैलेंज बच्चों की फैमिलीज को मद्देनजर रखिएगा प्लीज। देखिए, वालिदैन की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कोई बच्चा या जब कोई बच्ची विजुअली इम्पेयर्ड होती है तो उसका जो प्राइमरी केयर सोर्स है, जो उसको सबसे पहले जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, जब वो ब्लाइंड होते हैं तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं। जिस तरह से उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसके बिहेवियर को, उसके इखलाक को, उसके रवैये को शेप करेंगे, आपका बच्चा उसी तरह से शेप होगा। इसलिए चूँकि वालिदैन को ये रहनुमाई नहीं मिली होती, वालिदैन को नहीं पता होता कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो पेरेंटिंग काउंसलिंग या उस हिसाब से पेरेंट्स को इस चीज़ की गाइडलाइन की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इस बच्चे को या इस बच्ची को किस तरह से गाइड करें, किस तरह से अच्छा शहरी बनाएं। ठीक, इस सिलसिले में मेरे ख्याल से पेरेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। टिपिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल का होने तक एक नॉर्मल इंसान भी और एक विजुअली इम्पेयर्ड भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, अपने फाइनेंसेस के लिए भी, अपनी इखलाकी और जज्बाती और अपनी हर हिसाब की तरबियत के लिए भी। जो हमारा प्राइमरी केयर गिवर हैं, जो हमारे तरबियत करने वाले असातिज़ा हैं, या घर में जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा होता है, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो जब हमारे पेरेंट्स को ये रहनुमाई होगी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे डील करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे उनका ट्रस्ट अपने ऊपर बहाल रखना है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी, उनकी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी, उनकी इखलाकी तरबियत के लिए भी, और विजुअली इम्पेयर्ड पेरेंट्स की भी हिम्मत बंधाए रहने के लिए भी और उनकी तरबियत के लिए भी। दोनों को ही रहनुमाई की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए अहम है। जी शुक्रिया। अलिशा, आप ये बताइएगा कि जब वालिदैन को फॉर द फर्स्ट टाइम पता चलता है कि इनका बच्चा या बच्ची देख नहीं सकते, तो उनको किस तरह के नफ्सियाती और जज्बाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो जाहिर है, जब भी किसी पेरेंट को या किसी स्पेशली फीमेल पेरेंट को ये पता लगता है कि उनके बच्चे अब देख नहीं सकते, तो उनको सबसे पहला चैलेंज ये होता है, उनको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है। पहले तो एक, जैसे हम आम अल्फाज में कहें तो एक कैफियत होती है, यकीन नहीं आ रहा होता। पहले तो ये फेज़ आता है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा नहीं है। वो ट्राई कर रहे होते हैं कि शायद कोई इस तरह की सिचुएशन निकल आए, कोई सोल्यूशन निकल आए, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, बस टेम्परेरी है। इस सिलसिले में फिर उनका जो एक तरीका अपनाते हैं वो ये है कि डिफरेंट डॉक्टर्स के पास बच्चे को लेकर जाया जाता है। डिफरेंट डॉक्टर्स के अलावा भी अदर रेमेडीज जैसे पीरों वगैरह के पास ले जाते हैं या दम वगैरह डलवाए जाते हैं ताकि उनका बच्चा ठीक हो जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये है कि बजाय अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करने के, उसको हिम्मत बढ़ाने के, उसको आप इस डिलेमा में या इस खुशफहमी में रख रहे हो कि आपकी आई साइट ठीक हो जाएगी, ठीक है, या वो इस सिचुएशन में चला जाता है मेरे साथ कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो गया है, मैं शायद कोई बहुत दुनिया से निराली चीज़ है, अब मैं इससे नहीं निकल सकूंगा। बच्चा हेल्पलेसनेस की तरफ चला जाता है। और जाहिर है एक टेंशन है, एक डिसेबिलिटी, ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक। तो इसमें बच्चे की हिम्मत बढ़ने की बजाय बच्चा हेल्पलेसनेस की तरफ चला जाता है। पेरेंट को जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये है कि एक तो उनको दुख होता है कि उनका बच्चा जो है या उनके
बेटा जो है वो डिसेबल है, वो दुख अपनी तरफ फिर वो उस दुख को कम करने के लिए जो डिफरेंट रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उनमें टाइम वेस्ट होता है। और एक स्पेशल चैलेंज जो हमारे यहाँ फीमेल्स को फेस करना पड़ता है, स्पेशली फीमेल पेरेंट्स को, वो ये है कि उनके जो इन लॉज हैं वो उनको तानाजनी शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे कोई बुरे कर्म हैं, उनकी तुम्हें सज़ा मिल रही है, तुम्हारे ही गुनाहों की सज़ा है, तुमने कोई ऐसा गुनाह किया होगा। एक तो पेरेंट पहले परेशान होता है, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो गया, ठीक। दूसरा, उनको उस टाइम कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। तीसरा, जब उन फीमेल पेरेंट्स के ऊपर तानाजनी शुरू हो जाती है तो वो फिर और ही मज़ीद स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती काफ़ी लंबे टाइम तक कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची, उनका बेटा या उनकी बेटी जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ चली गई है। सबसे बड़ा इशू ये कॉज होता है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा इशू जो है विजुअली इम्पेयर्ड पेरेंट्स का, वो ये है वो एक्सेप्ट नहीं करते। या तो अगर वो पार्शली ब्लाइंड है तो कहेंगे नहीं इसकी सिर्फ नज़र कमज़ोर हुई है, उनको ग्लासेस लगा देंगे और उनको डिफरेंट और तरीक़ों से उनको साइटेड्स के साथ रहने की तलकीन की जाएगी, उनको वो तरीके अडॉप्ट कराए जाएंगे जो साइटेड्स यूज़ करते हैं। हालांकि बच्चा सफ़र कर रहा होगा बट फिर भी टू शो द सोसाइटी कि ये बच्चा जो है ये विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, वो इन तरीक़ों की तरफ जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। जी बिल्कुल अलेशबा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसी हवाले से था। आप प्लीज़ उसको भी ऐड कर दीजिए इसमें कि वालिदैन को किस तरह के सोशल एटीट्यूड्स और स्टिग्मास का सामना करना पड़ता है और ये एटीट्यूड्स और स्टिग्मा किस हद तक वालिदैन की स्ट्रेटजीज और उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट विजुअली चैलेंज पर्सन। सोसाइटी में जब लोग देखते हैं कि बेटा या बेटी या उनका जो बच्चा है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ इन लॉज तानाजनी शुरू कर देते हैं फीमेल फैमिली मेम्बर्स पे। देन मेल फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको ये तलकीन की जाती है कि शायद फीमेल में कोई कमी है या कोई उसमें फॉल्ट है, आप दूसरी शादी कर लो, यू डोंट हैव टू ओन दैट पर्सन हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। बिलीव मी, मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं अपनी लाइफ में कि देयर वाज अ लेडी, उनकी बेटी पैदा हुई, शी वाज ब्लाइंड, शी वाज सो ब्यूटीफुल, बेटी भी उनकी, शी वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज द गर्ल वाज ब्लाइंड तो उनको डिवोर्स हो गई। मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हैं। इस सिचुएशन में जब ये एक बच्ची पैदा हुई और इतना बड़ा स्ट्रेसर आया, पेरेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती उसे, पेरेंट की तरफ से भी वो बच्चे फिर इल ट्रीटमेंट फेस करते हैं एंड देन सोसाइटी की तरफ से भी। फॉर एग्जांपल, अगर तो बच्चे सोसाइटी में गए हैं तो लोग पेरेंट्स से हमदर्दी करना शुरू हो जाएंगे, पेरेंट्स को कहेंगे कि बेचारी बच्ची है, इतनी मेहनत कर रही है, छोड़ दो इसको, आप लोग डिफरेंट और तरीके जैसे भीख मांगने पे लगा दो या इनको दम डालने पे लगा दो। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जो पेरेंट्स को बताया जाता है और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने के लिए उस रास्ते पर लगा देते हैं, जिससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है, दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती सही तरह। एक ये चीज़ भी। अलिशबा, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगा, जिन वालिदैन की रसाई नहीं है काउंसलिंग तक या जिन वालिदैन को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि किस तरह से इन बच्चों को डील करना है और इनके इश्यूज को टैकल करना है, तो वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के किस तरह के इश्यूज जन्म लेते हैं? वहाँ पे सबसे पहले तो ये होता है क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता उनका, जब उनकी औलाद में से कोई विजुअली इम्पेयर्ड होता है तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कुछ भी कि अब क्या करें। सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ठीक। वो उनको बाहर ही नहीं निकलने देते। उनका ख्याल होता है कि बच्चा अब बस अपने रूम में रहे, अपनी हर चीज़ वो उनको बताए, वो उनका ख्याल रखते हैं पर उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं।
प्रोटेक्ट करने की भी रीज़न है, उनके ख्याल में वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आसपास के मुआशरे से, क्योंकि मुआशरे में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं जिनकी वजह से साइटेड्स के साथ जब मिसहैप हो जाते हैं तो उनके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनके और उनके बच्चों के दरमियान क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आगे एक दुनिया पड़ी है उनके लिए, वो उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर पेरेंट्स के ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर की वजह से वो एक्सप्लोर कर नहीं पाते, जिसमें पेरेंट और बच्चे दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा ये फील करता है कि उसको बांध के रखा हुआ है, उसको कुछ एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता। एक फैक्टर तो ये होता है सबसे पहला, ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद। सो यू मीन के बच्चे की ग्रोथ ना चाहते हुए भी रुक जाती है। हाँ, बच्चे की ग्रोथ ना चाहते हुए भी रुक जाती है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेरेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि अब अपने बच्चों की जो स्पेशल नीड्स हैं, ठीक, उनको कैसे फुलफिल किया जाए, जिस वजह से बच्चे को वो घर के अंदर भी बिल्कुल रोक के रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, ठीक, उनको या तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, या उनको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी जाती, जिस वजह से या तो बच्चे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। इसमें फिर दो सिचुएशंस और भी होती हैं, चूँकि पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को बात बात से रोक रहे हैं, इस वजह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। बच्चे टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं ज़िंदगी के हर मैदान में, फिर वो उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं और बच्चों के अंदर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग भी आती है। उनको फील होता है कि वो बहुत बेबस हैं, जो कि पेरेंट्स की वजह से आ रहा है। पेरेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, बट मेरी पेरेंट्स को ये एडवाइस होगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे दुनिया थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर करवाएं, बच्चों को खुद अपने साथ ही मैनेज करवाएं, बच्चों को डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें खुद करवाएं। सबसे पहली चीज़ ये। जी बिल्कुल, मैं आपसे कोपिंग स्ट्रेटजीज या उन अवामिल पे ज़रूर बात करना चाहूँगा जिनकी ज़रूरत होती है पेरेंट्स को। सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि वो क्या एक्शंस हो सकते हैं या वो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको ज़िंदगी का हिस्सा बना के पेरेंट्स अपने नाबीना बच्चों को बाएतमाद और कॉन्फिडेंट शहरी बना सके। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही उनको प्रोटेक्ट ना करें, बट उनको उनके साथ मिलके खुद दुनिया को एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल, अगर उनका बेटा या उनकी बेटी विजुअली इम्पेयर्ड है, उसने आगे कॉलेज जाना है, ठीक, अब उसको मुआशरे का नहीं पता। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी कि मुआशरे की बारीकियाँ, मुआशरे में जो जो चीज़ें हैं वो उनको खुद समझाएं, उनके साथ खुद मुआशरे में मूव करें। एक बच्चा जब अपने पेरेंट को अपने लिए एफर्ट करता हुआ देखता है तो बच्चे का ट्रस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। आपको बच्चे को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उनको इस तरह से ग्रो करवाना है कि बच्चा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप पे करे, आप उसके साथ खुद मिल के उसके रास्ते से पत्थर हटाएं। मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी चैलेंजेस होंगे, बट आपको ये चीज़ खुद करनी है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने कॉलेज जाना है, आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, उनके साथ खुद मिलकर स्कूल जाएं। स्कूल में हर जगह की ओरिएंटेशन करवाएं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को हर जगह की ओरिएंटेशन करवाएं। उनको बताया जाए कि घर में उन्होंने कैसे मैनेज करना है, किचन में जाना है, किचन में जाके कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी होती है, किचन में जाके अपने डेली टास्क्स खुद कैसे करने हैं। इससे बच्चे को भी फील होगा कि उसके पेरेंट्स उसे ग्रो करवा रहे हैं, उसके पेरेंट्स ने उसे बांध के नहीं रखा हुआ, बल्कि उसके पेरेंट्स खुद मिल के उसके साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसे भी एक्सप्लोर करवा रहे हैं। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं रुकेगी, बल्कि पेरेंट्स उसको खुद ग्रो करवा रहे होंगे।
और जिस अंदाज में जिन चीज़ों को पेरेंट्स देख के उसको ग्रो करवाते हैं, दुनिया का कोई इंसान भी उस तरह से नहीं करवा सकता। दुनिया का कोई इंसान अपने बच्चे को या अपनी बेटी को माशरे की बारीकियाँ, माशरे में मौजूद चैलेंजेस उस तरह से नहीं समझा सकता जिस तरह से पेरेंट्स समझा सकते हैं। और ये पेरेंट्स को ही करना है। आप अपने बेटे के या अपनी बेटी के प्राइमरी केयर गिवर हैं। आपका बस केयर करने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी आप उसकी उसी तरह से केयर करें। दूसरी चीज़ इससे ये होगा कि जब बच्चा ग्रो करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट डेवलप करना शुरू होगा। जब वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना शुरू होगा, फिर माशरे में कोई भी मसला, कोई भी परेशानी अगर बच्चे को होगी तो वो सबसे पहले आके पेरेंट को बताएगा। इससे पेरेंट्स को ये बेनिफिट होगा कि बजाय वो किसी और को अपने मसले बताए और अपने चैलेंजेस बताए और दूसरों की खुदगर्जी के भेंट चढ़े, पेरेंट्स खुद अपने बच्चे के इश्यूज को सुनेंगे और उसे अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। इससे इस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद डिसाइड करें बच्चे से बात करके कि वो आगे अपनी लाइफ को कैसा एक्सपेक्ट करता है, कैसा अपनी लाइफ को बनाना चाह रहा है, और उसके साथ खुद मिलकर उसकी लाइफ बनाए। अलिशबा, क्या आप समझती हैं कि वो वालिदैन जो वीली चैलेंज बच्चों की परवरिश कर रहे हैं वो जिंदगी के किसी मोड़ पे कभी खुद को तन्हा भी महसूस करते हैं? और अगर वो खुद को तन्हा महसूस करते हैं तो इसके अंदर जो पीयर सपोर्ट होती है या जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, या जैसे वो और ऐसे वालिदैन से मिलते हैं जो ब्लाइंड बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो ये कितनी हेल्पफुल होती है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स बहुत अकेला खुद को फील करते हैं। स्पेशली जो मदर्स होती हैं वो बहुत अकेला फील करती हैं खुद को, क्योंकि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने बाहर जाना है, काम करना है, उन्होंने अर्न करके ला देना है, ब्रेड विलिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की परवरिश है या स्पेसिफिकली बच्चों की परवरिश है, वो मदर्स के कांधों पर आती है। तो इस वजह से मदर्स अपने आप को बहुत अकेला फील करती हैं। कई बार उन्हें समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, इसमें वो फ्रस्ट्रेटेड भी फील करती हैं। बच्चों पर भी फ्रस्ट्रेशन निकलती है उनकी। तो ऐसा है, ये फीलिंग्स आती हैं। रही बात के इस सिचुएशन में जो पीयर सपोर्ट है, पहली बात तो ये कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि विजुअली इम्पेयर्ड पेरेंट्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, जिस वजह से पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे मैनेज करें। तो आपके ख्याल में ये ज़्यादा होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की अगर हम बात करें तो वो दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों से कनेक्ट होके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो बेनिफिट कर देते हैं। बट जो पेरेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन नहीं होता। और फिर हर फैमिली का एक अलग एनवायरनमेंट होता है जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं। जब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स का इंटरेक्शन होगा तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे, उनको भी आइडियाज़ मिलेंगे कि ये सब कुछ किया जा सकता है। अलिशबा, प्लीज बताइएगा कि जो विजुअली चैलेंज बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन, मोबिलिटी, ट्रेनिंग और स्किल लर्निंग में पार्टिसिपेट करें, उनकी हेल्प आउट करें। ये कितना इम्पोर्टेंट है? इस चीज़ का रिलेशन वैसी है जैसा ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के साथ रिलेशन है। मार्क माई वर्ड्स, आपके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आप ही हैं और कोई नहीं आएगा आपके बच्चे को उस तरह मुखलिस होकर सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। आपको खुद जाकर अपने बच्चों के रास्ते से पत्थरों को हटाना है और खुद जाकर अपने बच्चों के तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल बिल्डिंग, आपको सबसे ज़्यादा पता है कि क्या स्किल आपके बच्चे को चाहिए और आपके बच्चे को पता है। तो
इस चीज़ की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी सांस की अपनी बॉडी के साथ है। आप जाएंगे, आप अपने बच्चे की एजुकेशन में, अपने बच्चों की स्किल बिल्डिंग में, अपने बच्चों की डिफरेंट और तरबियत में खुद हिस्सा लेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि आपका बच्चा किस किस्म की तरबियत ले रहा है, किस किस्म के एनवायरनमेंट में है, ताकि आप उसके बिहेवियरल इश्यूज़ को और उसके एनवायरनमेंट को ठीक भी कर सकें। और अगर वो किसी गलत सोसाइटी में, किसी गलत जगह पे या किसी गलत टाइप की इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो आप उसको डील करेंगे। सोसाइटी में और कोई इतना सिंसियर नहीं है आपके बेटे के साथ या आपकी बेटी के साथ जितने सिंसियर आप हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको करनी चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने बेटे को या अपनी बेटी को तरबियत देना। अलिशबा, आप माशाल्लाह से PFFB के अंदर काफ़ी टाइम से ब्लाइंड बच्चों की काउंसलिंग का फरीज़ा अंजाम दे रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो काउंसलिंग है वो जितनी ज़रूरी है ब्लाइंड बच्चों के लिए, क्या वो इतनी ही ज़रूरी है उनके पेरेंट्स के लिए भी? जी बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान में ये चीज़ नेचुरल है कि वो हर चीज़ से फ़ाइट करते करते एक सिचुएशन में रहते रहते थक जाता है, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है नए रास्ते ढूंढने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए, पेरेंट्स की भी और उनके बच्चों की भी, ठीक? क्योंकि जब पेरेंट्स हिम्मत करेंगे, जब पेरेंट्स में हौसला रहेगा, तो ही वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो आएँ, वो तरीके ढूंढें, वो तरीके सीखें। उनको अगर कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, वो डिस्कस करें ताकि उनके चैलेंज को हल किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा सपोर्ट कर सकें। अलिशबा, क्या आप हमें कुछ ऐसे बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल मॉडल्स के बारे में बता सकती हैं जहां पे पेरेंटल काउंसलिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया हो, या जहां पे स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे PFFB है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पेरेंटल काउंसलिंग को ऑप्ट किया गया हो, अडॉप्ट किया गया हो? इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जैसे थेरेपी दी जाती है, उस तरह से फैमिली थेरेपी का जैसे हमारा कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग अगर बात करें फैमिली थेरेपी की, तो उसमें पेरेंट्स को, फैमिली को बिठा के बाकायदा थेरेपी दी जाती है, बाकायदा काउंसलिंग की जाती है। एंड ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस हो रही हैं, जिसमें पूरी फैमिलीज़ को बिठा के अगर कोई इशू फेस कर रहे हों पेरेंट्स, तो उनको डील किया जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग से भी की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में। जो काउंसलर्स हैं, अगर उनको कोई स्पेशल केस मिले, कोई ऐसा बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, उनके पेरेंट्स की अगर उन्हें लगे कि सपोर्टिव हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा बिकॉज बाहर की सोसाइटी डिफरेंट है, तो अगर तो बाहर ये फील हो कि बच्चा जो है उसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अपनी तरफ से भी एक सपोर्टर आपके साथ लगाते हैं, आपके साथ अटैच करते हैं, जो आपको हर मामलात में आपको असिस्ट करता है। ही इज़ लाइक योर सेकेंड पेरेंट। वो आपको आपके दूसरे पेरेंट की तरह हर चीज़ में सपोर्ट किया जाता है आपके बेटे को। देन ऑन द गवर्नमेंट लेवल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको, अगर आप डिसेबल्ड हो, तो आपके पेरेंट्स को भी और आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, काउंसलिंग भी की जाती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है, ताकि आप अपने बेटे की, अपनी बेटी की डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करो। जी अलिशबा, ऐसे ममालिक या ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे पेरेंटल काउंसलिंग को अर्ली इंटरवेंशन या बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद पेरेंटल काउंसलिंग की जाती है, वहाँ पे इस तरह की पेरेंटल काउंसलिंग के क्या बेनिफिट्स आप देखती हैं? जिन पेरेंट्स को बाकायदा रहनुमाई दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बच्चे सोसाइटी में कॉन्फिडेंट होके सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते हैं। अनदर थिंग दैट इज़ कि उनके बच्चे
उन पेरेंट्स के अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हें सोसाइटी में मूव करना आता है, उन्हें पता होता है किस मामले में, किस जगह में, किस मामले को कैसे डील करना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को बाकायदा रहनुमाई दी जाती है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश को कैसे मैनेज करना है, उन्होंने कैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे अपने बच्चों को एम्पावर करना है कि वो आगे जाके सोसाइटी में मूव कर सकें। और फिर पेरेंटिंग काउंसलिंग के ही नतीजे में पेरेंट्स अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो सोसाइटी के हर मैदान में जाकर तरक्की कर सकें और अपना लोहा मनवा सकें। अलिशबा, आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट्स हैं या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी क्या है कि वो किस तरह से ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हैं या उनकी काउंसलिंग कर सकती हैं जो रियली चैलेंज बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो चीज़ कर रही है या कर सकती है वो ये है कि वो डिफरेंट कैंपेन्स चलाए, डिफरेंट मीडिया के थ्रू कैंपेन्स चलाई जाएं जिनमें पेरेंट्स की काउंसलिंग को उजागर किया जाए। गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए पेरेंट्स के लिए, जिनसे उनको ये चीज़ बावर कराई जाए कि वो किस तरह अपने बच्चों को डिफरेंट टेक्नोलॉजी या डिफरेंट चीज़ें सिखा सकते हैं। डिफरेंट इस तरह के प्रोग्राम्स पेरेंट्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस कराए जाएं, जिसमें डिफरेंट डिसेबल्ड पेरेंट्स और डिफरेंट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उनका मीटअप हो, उनका इंटरैक्टिव सेशन हो जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाए, जिसमें पेरेंट्स इंटरैक्ट करें और जान सकें कि किस तरह से वो अपने बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि लोगों को इशू आ रहा है कि वो जाएं कैसे, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ों तक एक्सेस के लिए भी इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर डिफरेंट इस तरह के प्रोग्राम्स कराए जाएं, टीवी शोज़ करवाए जाएं, जिसमें डिफरेंट पेरेंटिंग काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को या पेरेंटिंग काउंसलिंग की टिप्स को डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट टीवी चैनल्स इस चीज़ को अडॉप्ट करें, इस चीज़ को देखें कि वो इस टॉपिक पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब ये चीज़ जाएगी तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो आई थिंक गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो हेल्प आउट करे इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहुंचाने के लिए। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ अ थिंग जहाँ पे हर पेरेंट की एक्सेस होती है और विदाउट एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, लाइक कोई ख्वारी के बगैर हर इंसान उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट्स कैन हेल्प द पेरेंट्स इन दिस वे। अलिशबा, पाकिस्तान की जो सोशल, कल्चरल और मुआशी यानी इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो हैं वो यूनिक हैं और डिफरेंट हैं। सो आप समझती हैं कि हम इस तरह की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान में भी मुतारिफ करवा सकते हैं? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हर सोसाइटी होती है। पाकिस्तानी सोसाइटी बाय बर्थ पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं थी, अमेरिकन सोसाइटी बाय बर्थ अमेरिकन सोसाइटी नहीं थी। द थिंग इज़ कि जो चीज़ें बाकी मुआशरों ने अडॉप्ट की और वो सक्सेसफुल बने, अगर वही चीज़ें हम भी अडॉप्ट कर लें तो हम भी उन सोसाइटी जैसे बन सकते हैं। द थिंग इज़ हमें वो चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और हैं, इस चीज़ में काफ़ी पेरेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। हमें चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हम वो एक्सीलेंस जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने अचीव की या जो दूसरी सोसाइटीज़ ने अचीव की, वो एक्सेलेंस हम भी अचीव कर सकते हैं। हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। अलिशबा, क्या आप बता सकती हैं कि इस ज़िमन में फिर साइकोलॉजिस्ट,
एजुकेटर्स जो हमें तालीम फराहम कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, या सोशल वर्कर्स, ये किस तरह से कोलैबोरेट करके या मिल बैठ के एक सपोर्ट मॉडल ला सकते हैं? इस सिलसिले में साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स या सोशल वर्कर्स इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डिसेबल्ड पेरेंट्स की, तो उनको तो डायरेक्ट काउंसलिंग करके डिफरेंट मीडिया चैनल्स या डिफरेंट फेसबुक पे रील्स बनाकर, डिफरेंट मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिफरेंट टॉपिक्स पे सपोर्ट करके साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स और सोशल वर्कर्स ही चूँकि इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करके मैनेज किया जा सकता है. अदर देन दैट, जो मेरा ख्याल है वो ये है कि हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बाकायदा एक कोर्स या एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जिसमें हम ये चीज़ हाईलाइट करें कि अगर आपका बेटा या आपकी बेटी डिसेबल है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे. बिकॉज हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, एंड वी नेवर नो कि आगे जाके जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो उनका इंटरेक्शन किसी डिसेबल बच्चे से होने वाला है या किसी साइटेड इंडिविजुअल से. तो अगर हम इस चीज़ को एज अ कोर्स अपनी स्टडी में शामिल कर लेते हैं, या नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी, हम नॉर्मल लाइक साइटेड इंडिविजुअल्स को भी अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस देना शुरू करें कि आप एक विजुअल इम्पेयर्ड को कैसे डील करोगे, कैसे मैनेज करोगे, सो इट विल इम्प्रूव आवर सोसाइटी अ लॉट. इसमें मेरा ये ख्याल है कि सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट वो सेशंस देकर और डिफरेंट मुआशी सपोर्ट दे सकते हैं, और एजुकेटर्स ये कर सकते हैं कि वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस चीज़ को पढ़ाना शुरू करें कि अगर आपका आगे जाके लाइफ में किसी बेटे या बेटी से इंटरेक्शन हो जाता है जो विजुअल इम्पेयर्ड है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. थैंक यू. अच्छा अलिशबा, तो आपके ख्याल में ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसा कि PFFP है, इस ज़िमन में क्या रोल हो सकता है कि वो किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड या सेंटर बेस्ड पेरेंटल काउंसलिंग के प्रोग्राम्स को चला सकती हैं? PFFP या बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि अभी हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह से डिफरेंट सेशंस रिकॉर्ड करें और आगे पहुंचाएं. द थिंग इज कि हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक. अदर देन दैट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम्स मुनक्किद कराती हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स के, जिसमें उनको बुलाया जाता है और विजुअली इम्पेयर्ड्स तकरीर करते हैं. फिर उनकी हौसला अफजाई के लिए उनमें इनामात तकसीम किए जाते हैं. हम इसको थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें तो हम ये कर सकते हैं के प्रोग्राम्स में अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं और वहाँ पर तकरीरों को इस तरह से मैनेज करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे और विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हमारी, उनको पता है कि वो किस काबिल हैं. अवेयरनेस की ज़रूरत या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत, गाइडलाइन की ज़रूरत पेरेंट्स को है. तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि PFFP इस किस्म के प्रोग्राम्स मुनक्किद कराए जिसमें पेरेंट्स को मदऊ किया जाए, उनको इंटरैक्ट करने का मौका दिया जाए और उनको इस सिलसिले में गाइडलाइन दी जाए कि वो कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल आई थिंक. अलिशबा, अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के पेरेंट फॉर एग्जांपल इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और वो अपने आप को होपलेस या नाउमीद महसूस करते हैं, सो आपका मैसेज उनके लिए अभी क्या होगा? अगर आप इस इंटरव्यू को अभी सुन रहे हैं और आप खुद को होपलेस और नाउमीद महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे कैपेबल हैं और आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने आप को इस काबिल करते हैं कि आप खुद को और अपने बच्चों को सपोर्ट करें या नहीं.
अगर आप अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं तो हमेशा आपको ही उनके रास्ते से पत्थर हटाने हैं, आपको ही उनका रास्ता साफ करके उनको इस काबिल करना है कि वो एक चमकते दमकते और सक्सेसफुल इंडिविजुअल बने। और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि आप इस काबिल हैं कि आप अपने बच्चों को एक मुआशरे का सक्सेसफुल शहरी बना सकें। आपको बस ये जानना है कि कैसे ये किया जा सकता है। और ना ही आपके ये बच्चे आपका कोई गुनाह है और ना ही आपके बच्चों को ये सोसाइटी हार्म कर सकती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ इस सोसाइटी में मिलकर चलेंगे तो ये सोसाइटी आपके बच्चों को हार्म करने की बजाय आपके बच्चों को बेनिफिट करने की तरफ चली जाएगी। आपको हिम्मत करनी है। जी अलिशबा, प्लीज बताइएगा कि अगर किसी पेरेंट की फॉर्मल काउंसलिंग तक रसाई नहीं है या रहनुमाई तक रसाई नहीं है तो वो कौन से स्टेप्स हैं, इमीडिएट स्टेप्स, जो वो लेकर अपने बच्चे को बेस्ट नरिश कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर ना करें, बल्कि उनके साथ खुद मिलकर डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चों के साथ किचन में जाएं, उनको जाके पूरे किचन की ओरिएंटेशन कराएं, उनको बताएं कि इफ़ यू विल फील थर्स्टी, कि अगर आपको प्यास लगेगी, सो दिस इज़ द डिस्पेंसर, ये डिस्पेंसर है, यहाँ से आप ग्लास लेंगे, यहाँ से पानी लेकर आप पानी पी के वापस अपने रूम में आएंगे। आप अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता खुद इस सोसाइटी में मूव करवाना शुरू हों। फिर आप ये करें कि अगर आपके बच्चे इस बात पे डिस्टर्ब हैं कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आप अपने बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज सुनाना शुरू करें, जिसमें आप उन्हें ये चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है जी कि एक प्रिंसेस थी, एक्सीडेंटली वो ब्लाइंड हो गई, फिर उसने कैसे अपनी सोसाइटी को या अपने एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया और कैसे वो सोसाइटी में मूव किया उसने। इससे आपके बच्चों में और आप में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, और जब आप अपने बच्चों को एम्पावर करने के लिए खुद स्टोरीज सुना रहे होंगे तो ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि आप खुद भी एम्पावर हो रहे होंगे। साथ साथ खुद को और अपने बच्चों को डिफरेंट कहानियाँ सुनाएं ताकि बॉन्ड भी अच्छा हो और आप भी एम्पावर हों और वो भी। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ये चीज़ बावर करवाएं, आप उनको ये चीज़ कम्युनिकेट करें कि पूरी दुनिया में आई एम द वन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे और जो आपसे प्यार करता है और आपके चैलेंजेस समझ सकता है, ताकि आपके बच्चे सारे चैलेंजेस आपको बताएं, किसी और को ना बताएं जाकर। ठीक, आपके बच्चों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप पर होना चाहिए, किसी और पर नहीं। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की, तो उनको सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले पेरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए और किसी को नहीं। वो अपने पेरेंट्स को बताएं, किसी और को नहीं। तो आपको अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो आपसे आके कोई भी चीज़ फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा अलिशबा, आप क्या रिकमेंड करेंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाइक PFFB जो विली चैलेंज बच्चों की डेवलपमेंट और वेलबींग पे काम कर रही हैं, कि वो फर्स्ट स्टेप क्या ले सकती हैं टुवर्ड्स वैल्यूएबल पेरेंटल काउंसलिंग? PFFB एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कर सकती हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दें जिसमें हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स को एंगेज करें और उनको ये चीज़ बताएं कि वो कैसे अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं, अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे मुआशरे में एक फ़ायदेमंद शहरी बन सकें। PFFB और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी तकरीबात कराने की ज़रूरत है जिसमें वो लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनसे उनके चैलेंजेस डिस्कस किए जाएं और फिर उनको उनके चैलेंजेस का हल बताया जाए। जी सामीन,
इस सिलसिले में हमारा ये पहला इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलिशबा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया और इसके साथ साथ मैं हमें ऑडियो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद वकास, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और PFFB ऑडियो वर्ल्ड का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये स्पेस फराहम की। जी सामीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये काविश फ़ायदेमंद भी होगी। आप प्लीज़ हमें अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा, बिकॉज़ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल करीब के अंदर भी आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स तरतीब दे सकें। थैंक यू।